नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके निबंध संग्रह में से निबंध राष्ट्र का स्वरूप को पढ़ेंगे, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ है। इस निबंध में राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि राष्ट्र क्या है, किस प्रकार का होना चाहिए। इस सब के बारे में इस निबंध में बड़े ही रोचक तरीके से चर्चा की गई है। राजनीति विज्ञान में भी समाज में राष्ट्र को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और राष्ट्र के लिए कहा गया है कि राष्ट्र हम उसे कहेंगे जहाँ रहने वाले लोग आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं कि उनको एक दूसरे से अलग होने पर दुख की अनुभूति होती है। कहने का आशय यह है कि राष्ट्र के लोग अपने आप को एक निश्चित भूभाग के अतिरिक्त एक भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए होते हैं। ये राजनीति विज्ञान के हिसाब से दृष्टिकोण है। हम वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्र के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल जब चर्चा करते हैं तो उनके निबंध में राष्ट्र के जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहली चीज़ जो है राष्ट्र के लिए आवश्यक है वह है भूमि। दूसरी आवश्यक चीज़ उसके लिए है जन यानी मनुष्य, और तीसरी आवश्यक चीज़ राष्ट्र के लिए है संस्कृति। इन तीनों के बिना राष्ट्र नहीं बन सकता। और यह बात सही है कि जब तक किसी चीज़ का कोई आधार नहीं हो वह बहुत अच्छे से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि राष्ट्र के लिए सबसे पहले जो भूमि का पार्थिव स्वरूप है, भूमि का जो पार्थिव स्वरूप है, उसके लिए यदि हम जितने ज़्यादा जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। कहने का आशय यह है कि भूमि जो कि कहने को तो जड़ है, लेकिन हम उसके प्रति जितने ज़्यादा जागृत होंगे, उससे जितना ज़्यादा हमारा लगाव होगा, हमारा जितना ज़्यादा उससे जुड़ाव होगा, उतना ही हमारा राष्ट्र के प्रति लगाव बढ़ेगा। सच्चे अर्थों में जो सारी राष्ट्रीय विचारधारा है उसकी जननी यदि भूमि को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी राष्ट्रीयता जो कि पृथ्वी के साथ, भूमि के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है, उसकी कोई जड़ नहीं होती है, और राष्ट्रीयता की जड़ें धरती में जितनी गहरी होती हैं उतनी ही राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर है वह भी फलता फूलता है। इसलिए पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसकी जानकारी प्राप्त करना व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए जिस पृथ्वी पर वो जो रह रहे हैं, जिस भूमि पर वो रह रहे हैं, उस भूमि की पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और उस जानकारी के अंतर्गत लेखक बताते हैं उस जानकारी में उस पृथ्वी की सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा, इसकी जानकारी करना बहुत आवश्यक है। इनके बारे में लेखक चर्चा करते हुए बताते हैं कि पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए जो बादल हर वर्ष आते हैं और आकर के निश्चित समय पर अपने धरती को जल से सींचते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी इस राष्ट्र की जानकारी के अंतर्गत ही, इस भूमि की जानकारी के अंतर्गत ही आती है। और उन बादलों से, उस वर्षा के जल से जो वनस्पतियाँ उगती हैं, उन सारी वनस्पतियों की जानकारी भी बहुत आवश्यक है। उसके बिना एक राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जैसे वर्षा किस समय होती है, किस समय मानसून आता है, इसकी जानकारी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को होना आवश्यक है। उसी तरह से इस धरती पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और उन वनस्पतियों का क्या उपयोग है, कौन सी जगह कौन सी वनस्पति उत्पन्न होती है, इन सब की जानकारी करना भी बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त धरती की कोख में जो बहुत सी निधियाँ भरी हुई हैं, बहुत भंडार भरे हुए हैं, जिसके कारण की धरती वसुंधरा कहलाती है, उसके गर्भ में क्या क्या हैं, कितनी धातुएं हैं, उन सब की जानकारी होना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यानी धरती की जानकारी में ये सब चीज़ें आती हैं कि धरती में छिपी हुई जो धातुएं हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए,
और नदियों ने जो पहाड़ों को पीस पीस करके तरह तरह की मिट्टी से इस धरती की देह को सजाया है, उस मिट्टी की जानकारी और उस मिट्टी के द्वारा किस प्रकार आर्थिक विकास होता है, इसकी जानकारी होना भी भूमि की जानकारी के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह से जो पत्थर हैं जो कि इस धरती में ही उत्पन्न होते हैं, वो शिल्पियों के हाथ से संवारे जाने पर जिस तरह से सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, उन पत्थरों की जानकारी कौन सी जगह गोल पत्थर होते हैं, कौन सी जगह सफ़ेद पत्थर होते हैं, कौन सी जगह काले पत्थर होते हैं, इन सब की जानकारी भी भूमि की जानकारी के अंतर्गत ही है। और इसी के द्वारा ये जो पत्थर होते हैं वो और भी तरह तरह के बहुत से काम आते हैं। इसके साथ ही जो पृथ्वी पर समुद्र फैला हुआ है, उस समुद्र में बहुत से रत्नों का भंडार है, इसीलिए उसे रत्नाकर भी कहा जाता है। उन रत्नों की जानकारी होना भी आवश्यक है, तभी जाकर के राष्ट्र की जो जानकारी है वह पूरी हो पाएगी। तो इस तरह से भूमि की जानकारी करने में विज्ञान और उद्यम दोनों को मिला करके जो उसका एक भूमि का एक भौतिक स्वरूप हमारे सामने आता है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी करना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो बताते हैं वो है जन। जन अर्थात मनुष्य। मनुष्य के बिना धरती का कोई उपयोग नहीं है। जो मानव विहीन धरती है वह तो किसी काम की नहीं है, तो मनुष्यों का होना तो आवश्यक है। पृथ्वी और मनुष्य दोनों के मिलने से ही जो राष्ट्र का स्वरूप है वह बनता है। और उस धरती के प्रति जो मनुष्य है उसकी भावना क्या होनी चाहिए? उसकी भावना माता और पुत्र की भावना ही होनी चाहिए। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यदि मनुष्य के हृदय में इस तरह की भावना है तो यही राष्ट्रीयता की कुंजी है, यही राष्ट्रीयता की मूल भावना है। और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब मनुष्यों का दृष्टिकोण धरती के प्रति माता के रूप में विकसित होगा, तभी जाकर के उस धरती पर रहने वाले लोगों के मन में उस धरती के प्रति सम्मान की भावना होगी, उसके रक्षण की भावना होगी, उसके पोषण की भावना होगी, उसके दोहन की भावना होगी, लेकिन उसके शोषण की भावना नहीं होगी। आज हो यही रहा है कि मनुष्यों के मन में धरती के प्रति माता की भावना में कमी आती जा रही है, और यही कारण है कि धरती का दोहन होने के बजाय उसका बहुत जगह शोषण हो रहा है। और शोषण होने के कारण जितनी भी विपत्तियां हैं, विपदाएं हैं, वो हमारे सामने आती हैं। तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि धरती और मनुष्यों में माता और पुत्र का संबंध हो, तभी जाकर के जो मनुष्य है उनका जीवन सफल है। और धरती के प्रति यह भावना ही राष्ट्र निर्माण की भावना को बल देती है, अर्थात राष्ट्र निर्माण के लिए यह भावना बहुत ही आवश्यक है। ये जो प्रणाम का भाव है कि यह धरती है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, यह जो प्रणाम का भाव है यही भूमि और जड़ का जो अटूट बंधन है वह यही भाव है। जब हमारे मन में उसके प्रति प्रणम्य भाव होगा तभी जाकर के यह अटूट बंधन बनेगा। जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करते हैं उनको ही पृथ्वी के वरदानों में, अर्थात पृथ्वी की जो अमूल्य निधियां हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां हैं, उसकी गोद में फैले हुए जो धातुओं के भंडार हैं, उसके समुद्र के गर्भ में फैले हुए रत्न हैं, उन सबको पाने का अधिकार केवल उसे ही है जो कि पृथ्वी को माता के समान मानता है। इस तरह से माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, और वो उसके लिए धर्म भी है। और यदि स्वार्थ के लिए कोई पुत्र माता के प्रति प्रेम करता है तो यह पुत्र के जो अधःपतन है पुत्र का, उसको सूचित करता है। तो जो भी मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं उनको अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है, और यह बिल्कुल सही है। जब तक हम धरती के प्रति अपने कर्तव्य का, जैसे पुत्र का माता के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं उनका एक पुत्र ध्यान रखता है, उसी तरह मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि वह अपनी धरती के प्रति उसके क्या कर्तव्य है इसकी जानकारी रखे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करे। इस धरती पर रहने वाले लोग हैं उनको धरती
सबको पुत्रों की तरह से समान भाव से चाहती है, समान भाव रखती है उनके प्रति। लेकिन पृथ्वी पर निवास करने वाले जैसे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो अलग अलग जगह रहने के कारण, अलग अलग जलवायु में रहने के कारण, अलग अलग संस्कृति में रहने के कारण, अलग अलग वेशभूषा खान पान के कारण उनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग हो जाती है, उनकी भाषाएं अलग हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उनमें आपस में चाहे कितनी भी भाषाओं का अलगाव हो, रहन सहन का अलगाव हो, खान पान का अलगाव हो, पहनने ओढ़ने की चीज़ों का अलगाव हो, लेकिन फिर भी उन सब का जो भूमि के प्रति प्रेम है वह एक सा होना चाहिए। यानी आपस में भले ही वो कई दृष्टियों से भिन्नता लिए हुए हों, लेकिन उन सब का मातृभूमि के प्रति कर्तव्य हमेशा एक सा ही, एक समान ही होना चाहिए। सभ्यता और रहन सहन की जो दृष्टि है उसमें जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से वो मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो समूचे राष्ट्र की जो जागरण है और उसकी जो प्रगति है उसके लिए एक ऐसी उदार भावना होनी बहुत आवश्यक है। और वो उदार भावना क्या है कि हम में आपस में, चाहे दक्षिण भारत के लोगों में, उत्तर भारत के लोगों में भले ही बहुत मतभेद हों, उनके रहन सहन अलग हो, खान पान अलग हो, बोली भाषा अलग हो, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत के लोगों का की जो भारत भूमि है उसके प्रति जो भावना है वही उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की भारत भूमि के प्रति भावना होती है और होनी भी चाहिए। यही राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। वासुदेव शरण अग्रवाल तीसरी जो मुख्य बात बताते हैं वह है संस्कृति। संस्कृति क्या है? जब मनुष्य रहते हैं तो उनमें रहने के कारण एक सभ्यता का निर्माण होता है, और जिस तरह से श्वास और प्रश्वास बहुत आवश्यक है उसी तरह मनुष्यों के लिए संस्कृति भी बहुत आवश्यक है। संस्कृति के बिना मनुष्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। जीवन रूपी जो वृक्ष है, कहना चाहिए कि उस संस्कृति उसका एक पुष्प है। भूमि पर बसने वाले लोग जो हैं उनके ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा जाता है और कर्म के क्षेत्र में जो किया जाता है, उन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ एक राष्ट्र में विकसित हो सकती हैं, किंतु उनका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय ही होना चाहिए। यानी आपस में संस्कृतियाँ चाहे अलग हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, उसी तरह से रीति रिवाज भी अलग होता है, थोड़ा सोचने का ढंग भी अलग होता है, लेकिन उन सब के बावजूद उनमें आपस में एक सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, आपसी समन्वय का भाव होना चाहिए कि चाहे दक्षिण भारत के लोग हैं, चाहे उत्तर भारत के लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे गुजरात के हैं, चाहे उनकी संस्कृति भले ही अलग हो, लेकिन सभी के अंदर एक यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी भारतवासी हैं। ये जो पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय का भाव है ये सब में होना आवश्यक है, तभी जाकर के राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जिस तरह से जंगल में बहुत सारे बेलें होती हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वो सब अपने अपने पुष्पित पल्लवित होते हैं, लेकिन फिर भी उन सब के मिलने से एक ऐसी स्थिति होती है जो कि पूरी की पूरी क्या लगती है कि यह हरियाली है। तो उसी तरह से सबकी अलग अलग संस्कृति होते हुए भी सब में एक सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। जिस तरह से पानी की अलग अलग नदियाँ होती हैं, पहले अलग अलग दिखती हैं, लेकिन फिर जाकर के जब वो समुद्र में मिल जाती हैं, वो सारी नदियाँ मिलकर के एक हो जाती हैं। उसी तरह से इस राष्ट्रीय जीवन में जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, उन सभी संस्कृतियों का समन्वय एक संस्कृति में होना चाहिए, और वह संस्कृति क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति। तो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में जो मनुष्य हैं वो अपने अपने जो मानसिक भाव हैं उनको प्रकट करते हैं, और उन भावों के द्वारा आत्मा का जो एक आनंद भाव है वह आनंद भाव उन रूपों में साकार होता है। चाहे वो नृत्य में हो, चाहे गीत में हो, एक आनंद भाव होता है। और वो आनंद भाव भाषा में अलग हो सकता है, गीत किसी भाषा के अलग हो सकते हैं,
किसी दूसरी भाषा के अलग गीत हो सकते हैं, लेकिन उनके भावों में कभी भी अलगाव नहीं होता। तो बाह्य रूप को की दृष्टि से बनी संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से उन सभी में एक सूत्रता होती है। जैसे कि हम विभिन्न तरह के जो गीत होते हैं, उन गीतों को देखें, गीतों की भाषा अलग है, लेकिन उनके भाव चाहे वो हिंदी के हों, चाहे गुजराती भाषा के हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मराठी हो, किसी भी बंगाली हो, किसी भी भाषा के हों, लेकिन उनके जो भाव हैं वो हमें हर जगह लगभग एक से दिखाई देते हैं, और ये भाव ही आनंद का कारण होते हैं। भावों के कारण ही आनंद पक्ष जो है वह सबल होता है। तो हर एक संस्कृति का जो आनंद पक्ष है वह एक ही होना चाहिए, जो कि सबको आनंदित करने वाला होता है। इस तरह की उदार भावना से बना हुआ जो राष्ट्र होता है वही राष्ट्र अच्छा होता है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए संस्कृति की यह उदार भावना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से जो संस्कृति है वह अलग अलग होते हुए भी उसमें एक उदार भावना होनी चाहिए कि हम सब आपस में एक भारतीय संस्कृति में ही हैं। हमारा जो अस्तित्व है वह इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही है। तो एक जो सच्चा राष्ट्र है उसका जो भूतकाल है वो कभी भी वर्तमान के लिए एक भार रूप में नहीं होना चाहिए, एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। कभी भी भूतकाल वर्तमान को जकड़ करके रखना नहीं चाहता है, बल्कि भूतकाल एक वरदान देने के लिए होता है, और वो उस अपने वरदान से पुष्ट करता है और उसको राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, यानी ऐसे राष्ट्र का लेखक कहते हैं हमें स्वागत करना चाहिए जहाँ की भूतकाल अपनी बेड़ियाँ वर्तमान के पैरों में न डाले, बल्कि वर्तमान को एक मार्गदर्शन प्रदान करे और वर्तमान को वरदान प्रदान करे। अर्थात उसका जो भूतकाल है वह वर्तमान के विकास के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बने। इस तरह के राष्ट्र उन्नति करते हैं। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र का स्वरूप अत्यंत सरल भाषा में रोचक तरीके से, सरस तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।